गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नई खिलखिलाती दिन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा सिर्फ जनाब, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर में। बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने खूब इंजॉय भी किया होगा। और आज मंडे है और अपने हफ्ते का आगाज हमेशा ना पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे तो इंसान को ज़िंदगी में कभी ऐसे वक्त का सामना भी करना पड़ सकता है जब हर ख्वाब टूटते हुए महसूस होते हैं और उम्मीद की कहीं से किरण हमें नज़र नहीं आ रही होती, और ऐसे में जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अक्सर अफराद ऐसी सूरत हाल में दिल बर्दाश्त होकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हौसलामंद लोग होते हैं वो मुश्किल वक्त का डटकर मुकाबला करते हैं। और अगरचा आप लोग हमेशा हालात को काबू में नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने रद्द अमल के जरिए उन नताइज का रुख जो है मुस्बत सिमत की तरफ जरूर मोड़ सकते हैं। मारूफ अमरीकी मोटिवेशन स्पीकर है जॉन मैक्सवेल का कहना है कि आप चैलेंजेस को छोटा करके नहीं बल्कि खुद को बड़ा करके कामयाब होते हैं। तो इसलिए हमें इस मकूले को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी मोड़ पर बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि जनाब सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता होता है जो मुश्किल वक्त को गुजारने में आपकी या मेरी मदद करता है और हमारी कामयाबी से हमकनार हमें करवाता है। इसलिए हमेशा खुद को मोटिवेट करना चाहिए और उन लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों, जो आप लोगों के लिए अच्छे साबित हो। उस कंपनी में बैठे, उन लोगों के साथ बैठे जो आपको अच्छे मशवरे दें, आपको आगे बढ़ने के हवाले से पॉजिटिव गाइडेंस दें। ये बड़ा ज़रूरी है इस आजकल के दौर में कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छी होनी चाहिए, वरना आप नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि आप खुद को भी तबाह कर रहे होते हैं और साथ साथ आपके जो मुंसलिक होते हैं उनको भी तबाह करने का बाइस बन रहे होते हैं। तो ये चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर गौर करना है इस चीज़ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो बात हो रही थी मौसम के हवाले से। मौसम में बरसात जो है जारी और सारी है, कभी धूप निकल आती है तो जनाब कभी बादलों की आंख मचोली जारी रहती है। और ये मौसम जितना अनप्रडिक्टेबल होता है उतना ही सेहत के लिहाज से भी बड़ा खतरनाक साबित होता है। मौसम में बरसात में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस से बहुत सी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में फैलने वाली आम बीमारियों में ज्यादातर हम देखते हैं नाक कान गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो जाती है और उनका बराह रास्त ताल्लुक फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमी कैफियत से होता है। आलूदा हवा सांस के जरिए नाक और गले के रास्ते हमारे फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के इन्फेक्शन का बाइस बनती हैं। और आजकल शहर के जो सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके आउटडोर में ज़्यादातर मरीज नाक कान गले के अमराज के साथ ही आ रहे हैं, और अगर इन बीमारियों का इलाज बर वक्त ना हो तो ये पेचीदा भी हो सकती है। तो मौसम बरसात में नाक कान और गले की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करने की हमें ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब ये वाला मौसम जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल होता है और बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिहाज से भी बड़ा कह ले कि पसंदीदा होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, तो इस तरह नाक कान और गले की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? नॉर्मली भी हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया, मुंह के अंदर, कान और नाक तीनों जगह पे बैक्टीरिया और फंगस नॉर्मल मौजूद रहते हैं। अच्छा। लेकिन इस मौसम में चूंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है, और नॉर्मली भी ह्यूमिडिटी का लेवल जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो इनमें फंगस ज़्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा। जिसमें कान के अंदर फंगस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं आजकल, और कान में फंगस की वजह से कान इचिंग होती है, कान बंद हो जाता है, कान से रेशा आना शुरू हो जाता है और कान में शदीद दर्द भी हो सकती है। तो आमतौर पर लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, हाँ जी, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, तो वो उसको सीरियस नहीं लेते और उसको चलने देते हैं अनटिल अनलेस के ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें आइडियली जल्दी से जल्दी कान की सफाई करवानी चाहिए ताकि फंगस जो है वो दूसरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको
क्योंकि उनके लिए माहौल ज़्यादा साजगार हो जाता है। जी, जब जी। वेट हो जाता है कान, अंदर से फंगस ग्रो करता है, तो वो भी ग्रो कर जाती हैं और कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जाती है। तो इसका हल क्या है फिर डॉक्टर साहब? इसका हल ये है कि कानों को बचाया जाए ह्यूमिडिटी से, गंदे पानी में ना नहाया जाए, अच्छा। साफ पानी से नहाया जाए। जिनको किसी भी किस्म की कान की कोई प्रॉब्लम होती है, कान के पर्दे में सुराख है या कान की रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कान को बंद करें। बंद भी इस तरह कॉटन से नहीं करें कि कॉटन तो सोक हो के और ज़्यादा पानी अंदर ले लेती है। पहले कॉटन के जो पोर्स होते हैं उनको ऑयल, किसी भी किस्म के ऑयल में भिगो के उसको थोड़ा सा निचोड़ लें, निचोड़ के कान के अंदर रख के थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें अंदर की तरफ, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से एयर टाइट और प्लग कर दे। और हो सके तो उसके ऊपर थोड़ी सी वैसलीन भी लगा लें ताकि कान के अंदर पानी ना जा सके और ह्यूमिडिटी कम से कम हो। जो आम लोग हैं उनको ऐसी कोई ख़ास स्पेशली प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एनी हो अगर किसी भी किस्म की बीमारी या किसी भी किस्म की कोई सिम्टम जिसमें खुजली है, कान का बंद होना है, सुनाई ना देना है, कान का भारीपन है या कान से रेशा आना है, तो फिर किसी ENT स्पेशलिस्ट से लेकिन डॉक्टर यकीनन साहब राब्ता ये इस करें। मौसम के लिहाज से हो सकता है या किसी और बीमारी के तहत भी हो सकता है? ये वैसे तो इन्फेक्शन। किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो 2, 3, 4 टाइम्स बढ़ जाता है इन दिनों में ईयर की इन्फेक्शन के साथ। इस ईयर की इन्फेक्शन, और इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है सफाई की इम्पोर्टेंस, कान को साफ़ करने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, लेकिन कान को साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वेटेज मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूँ कि 80% तक सफाई की वेटेज है और 20% तक वेटेज आप जो भी मेडिसिन, ड्रॉप्स या ओरल मेडिकेशन यूज़ करते हैं उनकी है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, जैसे डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ हैं। अच्छा। या उनको कोई और बीमारी है, बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उनकी इम्यूनिटी लो है, स्टीरॉयड्स के ऊपर हैं। कोई HIV के अगर पेशेंट्स हैं तो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनमें ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर सफाई का तरीका आप क्या बताएंगे? मतलब हम लोग तो है हेयर पेन भी यूज़ कर रहे होते हैं, ईयरबड भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत से हजरात को मैंने देखा चाबियां भी मार रहे होते हैं कानों में, तो इस तरह की चीज़ों से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स, अब कोई भी कान की जो स्किन है तो वो वही स्किन जो हमारे बाकी बॉडी के ऊपर है, वो अंदर फोल्ड होके अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत कम है। जिस तरह हमारे जो स्किन की थिकनेस है हमारे नाक की टिप के ऊपर बहुत मोटी होती है, कान के ऊपर मोटी होती है। अगर हम यहाँ आंख के नीचे देखें तो कान जो स्किन है हमारी बिल्कुल पतली होती है, लेकिन इसी तरह कान के अंदर जो स्किन होती है वो इससे भी बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसकी लेयर्स कम हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो डेलिकेट होती है और वो मामूली सी इंसल्ट को भी बर्दाश्त नहीं करती। वो मामूली इचिंग करें तो उसके अंदर भी वहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं, फिर वो मामूली ज़ख़म जो है उससे इचिंग और ज़्यादा बढ़ती है और इन्फेक्शंस होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आइडियली तो हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी चीज़ से कान के अंदर खुजली ना की जाए। लेकिन हर चीज़ ख़तरनाक है, लेकिन उन चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो मेरा ख्याल कॉटन बड है। कॉटन बड चूंकि रगड़ के कान को साफ कर देता है और कान के अंदर जो मैल होती है उसको हर जगह से, जिस तरह हम फर्श के ऊपर पोछा लगाते हैं वो तकरीबन पोछे वाला काम करता है और कान के अंदर जो नॉर्मली अल्लाह ताला ने मैल पैदा करता है वहाँ पर, और वो मैल को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। तो कान के अंदर मैल का होना किसी हद तक ज़रूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंजन के अंदर इंजन ऑयल का होना ज़रूरी होता है, जैसे मुंह में थूक का होना ज़रूरी है, आँख में आंसू का होना ज़रूरी है, जिस्म में पसीने का होना ज़रूरी है, इसी तरह कान के अंदर किसी हद तक मैल का होना ज़रूरी होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी भी चीज़ से खारिज करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट चीज़ कॉटन बड है, क्योंकि उसको वाइप आउट कर देती है, वो बिल्कुल उसको सफाई कर देती है। क्लियर कर देती है। लेकिन अगर हम किसी भी और चीज़ से खुजली करते हैं तो वो उसको साफ नहीं करती, थोड़ा बहुत बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाकी वहीं पे दाएं बाएं हो जाती है वैक्स,
और फिर वो बॉडी की हीट के साथ फिर वो स्प्रेड हो जाती है, तो उसमें कान के अंदर मैल कुछ ना किसी हद तक मौजूद रहती है। सही। तो उसकी मौजूदगी की वजह से कान के अंदर इचिंग होने के चांसेस भी कम होते हैं और इन्फेक्शन होने के, क्योंकि हम ट्रामा नहीं करेंगे, खुजली कम होगी, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रिलेटिवली कम हो जाते हैं। अगर हम कान के बाद अगर हम नाक और गले में आए तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर भी इन्फेक्शन जो है, नाक में भी इन्फेक्शन हो जाती है। और ये भी अभी जो कोरोना है उसके अंदर वो लोग जो नाक जिनको कोरोना होता है उनकी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, उस स्टीरॉइड से उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और इम्यूनिटी लो होने की वजह से नाक में भी फंगस, और वो शदीद किस्म का फंगस होता है। अच्छा। जो कि हर किस्म के टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है, हर किस्म के टिश्यू को डेड कर देता है, और उसमें हमें कई दफ़ा वो ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, आँख जबड़ा निकालना पड़ जाता है, आँख निकालनी पड़ जाती है, बीमारी आँख में चली जाती है। तो आल्दो के मतलब इस बंदे के इख्तियार में तो नहीं होता ऐसी इन्फेक्शन को अवॉइड करना, लेकिन स्टीरॉइड्स आम बीमारियों में लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स लेना बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करता है और उससे बचा जा सकता है। और सेकेंडली चूँकि डायबिटीज़ के अंदर मैंने कहा कि इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है, तो उसमें ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा रखा जाए। जो लोग ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, वो लोग ओरल मेडिकेशंस जो है उनको टाइम पे लें, अपना ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, दिन में कई दफ़ा ब्लड शुगर लें, फास्टिंग लें, खाने के बाद लें, और अपनी मेडिसिन को एक डायबिटीज़ के अंदर एक ऐसा बैलेंस पैदा करें जिसमें उनकी डाइट है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज है और मेडिसिन है। इन तीनों चीज़ों का इतना अच्छा बैलेंस करना चाहिए कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा ना हो। और जो लोग इंसुलिन पर हैं और उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में उनके इंक्रीज करना चाहिए कि अगर इन केस किसी वक्त उनकी शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो उनको थोड़ा सा इंसुलिन का लेवल अपने डॉक्टर के मशवरे से बढ़ा लेना चाहिए। और हम लोग सबसे ज़्यादा रिलक्टेंट इस बात के ऊपर होते हैं कि हम ब्लड शुगर चेक नहीं करते, हालांकि बड़ा सिंपल तरीका है, घर में चेक हो जाता है, दिन में कई दफ़ा आप चेक कर सकते हैं, लेकिन लोग रिलक्टेंट शो करते हैं, और इस रिलक्टेंस की वजह से वो लोग उसको चेक नहीं करते और उनका लेवल जो है वो बहुत बढ़ता जाता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और तकरीबन हर 2 महीने के बाद उनको HbA1c टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि पिछली कुछ देर के अंदर, कुछ हफ्तों में उनका ब्लड का जो कंट्रोल है शुगर का वो कैसा रहा। पर वो एक दफा की रीडिंग नहीं होती। जो डायबिटिक है उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, खासतौर पर इस मौसम में। दूसरा डॉक्टर साहब, गले के हवाले से भी बताइए कि गला जैसे ही खराब होना शुरू होता है, जैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरा खराब होने वाला है, तो इससे पहले मुझे एहतियात करनी है, तो हम लोग सिरप्स भी पी रहे होते हैं, हम लोग घर में अपने टोटके भी कर रहे होते हैं, तो उनसे कितना फायदा होता है, या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए हमें इस मौसम में? वैसे तो इन्फेक्शन तो सारे मौसम में होती है, लेकिन आजकल ज़रा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, या वो चीज़ें जिनसे जो एक बंदे को सूट नहीं करती, से उसको एलर्जी है किसी चीज़ से। हर बंदे को हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों को कुछ एक आध चीज़ खाने से या 2 चीज़ें खाने से उनके गले में प्रॉब्लम आती है, तो आइडियली उन्हीं 1, 2, 4 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि उनको प्रॉब्लम देती हैं। बाकी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अननेसेसरीली हर चीज़ को खाने से परहेज़ नहीं करनी चाहिए। जो रूटीन में चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए, और सिर्फ वो चीज़ें जो एक बंदे को प्रॉब्लम देती हैं उसको पता होता है। मतलब वो डॉक्टर से पूछते हैं किस एहतियात की जरूरत है, डॉक्टर को नहीं पता होता। वो पता मरीज को खुद होता है कि मुझे ये चीज़ खाने से मेरा गला खराब होता है, और इन केस गला खराब हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरल इन्फेक्शन होती है। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं होती, और बंदा अगर एंटीबायोटिक ना भी ले और चंद दिन पैनाडोल, एस्प्रिन या ब्रूफिन वगैरह आम सिंपल पेन किलर्स और एंटी एलर्जी की ड्रग्स ले तो ठीक हो जाता है।
और उसमें किसी एंटीबायोटिक को नहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप एहतियात करके ही अपने तमाम तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इनको भगा सकते हैं, इन पर काबू पा सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और मौसमी बीमारियों के हवाले से हम बात करते हैं, खासतौर पर नाक कान गले की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं इस मौसम में, तो उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो किसी भी मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कभी भी ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा है और हमारी बरामदात दरामदात के मुकाबले में ज़्यादा रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत संभल ही नहीं पाई है और मुल्क की करेंसी भी गिरावट का शिकार है। मौजूदा हुकूमत ने रुपए पर दबाव कम करने के लिए लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की थी, और जब लग्जरी अशिया की कीमतों में इजाफा होता है तो मकामी सतह पर बनने वाली अशिया की कीमतों में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से कम मयार की नॉन लग्जरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से आलमी मालियाती फंड्स यानी कि IMF की शर्त पर लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने और ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स वापस लेने का ऐलान किया गया है। लग्जरी इंपोर्टेड अशिया पर जितनी ड्यूटीज हैं उन पर 3 गुना इजाफी ड्यूटीज लगाने का भी ऐलान किया गया है। तो लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाने की जो पॉलिसी थी, इससे कितना फायदा हुआ है, फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ, और पाबंदी हटाने से क्या असरात मुरतब होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लग्जरी आइटम्स की दरामदात पर पाबंदी खत्म होने से रुपए की जो कदर है वो दबाव उस पर बढ़ सकता है और डॉलर रेट ऊपर दोबारा से जा सकता है। इसमें जनाब कितनी सदाकत है, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन हैं FPCCI के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो कह लें कि कंफ्यूजन का शिकार है हमारी जितनी भी मईशत है, और हुकूमत भी पहले पाबंदी लगाई गई, अब पाबंदी हटाने का फैसला किया गया है, और फिक्स सेल्स टैक्सेस में इजाफे का भी ऐलान किया गया है। तो क्या लगता है आपको, ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये फ़ायदा इससे हुआ या नहीं हुआ हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। बेसिकली मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज्ड है। अच्छा। कि मुझे करना क्या चाहिए। कभी वो 598 की हम बात करते हैं, वो खुदा करके 598 ख़त्म हुआ, तो 598 के बाद 84 आ गया, फिर उसके बाद 85 चैप्टर आ गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर यही चीज़ें स्टेक होल्डर्स को, जो बिजनेस कम्युनिटी है, देखिए फैसले, इस कौम की किस्मत का फैसले वो बाबू कर रहे हैं जिनको खुद अंदाज़ा नहीं, जिनको कारोबार के बारे में इल्म ही नहीं है कि कारोबार में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं और कैसे आपने डॉलर को मेंटेन करना है। मैं समझता हूँ कि डॉलर को अगर नहीं भी हैं तब भी गुजारा हो सकता है इस कौम का, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप वो स्टेप्स लें, वो मेयर्स लें जिससे वाकई ही चेंज आए, पाकिस्तानी करेंसी को चेंज आए। 598 में आपने क्या किया कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ बहुत मशकूर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, के 598 ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने 3 महीने लोगों का बिजनेस तबाह करने के बाद, उसके बाद उसको खोल दिया। हाँ। उसके बाद डिटेंशन डैमेज बढ़ा, वो आपने कहा जी अच्छा जी हम माफ़ कर देते हैं। आपसे ज़्यादा डिटेंशन जो डैमेज था वो शिपिंग कंपनीज का था। और शिपिंग कंपनीज ने वो पैसे अपने वापस हेड ऑफिस के अंदर डॉलर की शेप में भेजने हैं। मुझे बताएं, जो आपने करोड़ों डॉलर शिपिंग कंपनी को दे दिए, वो डॉलर का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? और उस बेचारे ने जिसने माल इंपोर्ट किया हुआ था, और आपको रात को ख्वाब आया और सुबह आपने 598 जारी कर दिया। किसी दुनिया में, किसी खत्ते में ये नहीं होता
कि रात को आपको ख्वाब आए और सुबह आप कानून नाफिज करें, अचानक से ये कर दे, और उसके बाद सारा कुछ फ्रीज कर दें। मैं आपको 598 के बाद 84 की, अगर 85 की मिसाल दूं तो आप फिर परेशान होंगी। हमारे पास हमारे ही एक एसोसिएशन के दोस्त थे, उन्होंने एक कंटेनर मंगवाया हुआ था। अच्छा, वो तकरीबन को $1.5 का कंटेनर था, जिसमें सिर्फ 2,500 का वो माल था जो कि 84 के चैप्टर में आता था। अच्छा, अब वो बेचारा मुसीबत में फंस गया। वो $2,500 का माल सरेंडर करने के लिए तैयार था कि ये मुझसे ले लें, मेरी बाकी कंसाइनमेंट दे निकाल दे, दें। हाँ, लेकिन आप कानून नाफिज करने से पहले जिनके ऊपर आपने कानून नाफिज करना है उनको पूछें तो सही कि क्या किया जाए, मुशावरत कर लें, हाँ, क्या मुशावरत कर लें। हाँ जी, और ये बातें हम गवर्नमेंट के ऐवानों में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जाके उनको बता के आए हैं कि खुदा के लिए जो आपको रात को ख्वाब आती है, सुबह हमसे भी मुशावरत कर लिया करें। ठीक, और हमारी किस्मत का फैसला भी आप कर देते हैं लेकिन पूछते भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन हल होता कि अगर ये हमसे मुशावरत करते और हम इनको बताते कि आप मुझे बताएं कि जिसकी पेमेंट डीए की एलसी है या डीए का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पैसे 6 महीने के बाद जाते, आपने उसका माल 2 महीने रोक दिया 84-85 चैप्टर के अंदर या 598 के अंदर, आपने उसका नुकसान किया या फ़ायदा किया, या इस मुल्क को उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो तो आज भी जब माल लेगा तो ये पैसे आज नहीं जाने, बिल्कुल ऐसे, हाँ, ये 6 महीने के बाद पैसे जाने, या 90 डेज के बाद पैसे जाने, या 120 डेज के बाद पैसे जाने। अगर 120 डेज के बाद पैसे जाने हैं या 90 डेज के पास पैसे जाने हैं तो डॉलर का इफेक्ट जो होगा वो तो उस वक्त आना। आज की डेट में तो डॉलर का कोई इफेक्ट नहीं आना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने शायद सोचा ये हुआ है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाना ही नहीं है और फैसला खुद ही करना है जो हमारी समझ में आए। लेकिन सर, स्टेक होल्डर्स तो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर मशयत के लिहाज से देखा जाए तो मुशावरत उनसे क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो फील्ड में ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें पता है, वो साल साल यही चीजें देख रहे होते हैं, तो उनसे क्यों नहीं मुशावरत की जाती? क्या हर्ज है इसके अंदर? मेरा ख्याल है कि ये आप और मेरी सोच है। आप शायद एक खातून की सूरत में सोचती हैं, शायद आप कारोबार नहीं करती, उसके बावजूद भी माशाल्लाह आपका विजन है कि आप ये सोचती हैं कि मुशावरत क्यों नहीं की जाती। मैं बिजनेस करता हूँ, हमारी कम्युनिटी जो है वो एक दफ़ा नहीं हज़ार दफ़ा हर बंदा जाके हर गवर्नमेंट से मिल चुका है कि जब भी आप कोई फैसला करते हैं आप पॉलिसी साज को ज़रूर बनाएं, बिल्कुल, लेकिन स्टेक होल्डर को बताएं। अंदाज़ा करें आपकी जितनी गवर्नमेंट की कमिटीज़ बनी हुई हैं, जितनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए बनी हुई हैं, जितनी भी इस सारी बिजनेस के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड, एक कमेटी के अंदर भी बिजनेसमैन शामिल नहीं है। आपने बिजनेस काउंसिल बना दी, उस बिजनेस काउंसिल का क्या फ़ायदा जब आपने रियल बिजनेसमैन ही नहीं है। या जो ग्रास रूट लेवल के जिसको अफेक्ट होता है वो तो बिजनेसमैन को लिया ही नहीं। बिल्कुल, मतलब एफपीसीसी की अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको आप कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी है? मतलब जो एक एपेक्स बॉडी है आपके मुल्क की, पूरी दुनिया में आप देखें तो एपेक्स बॉडी को हर गवर्नमेंट मानती है और हर फैसला करने से पहले उससे मुशावरत करती है। इवन बजट आता है तो बजट आने से पहले उनको बुलाया जाता है और वो बजट देते हैं। हाँ जी, वो बजट पेश करते हैं और बाकायदा 80% तजावीज़ उनकी एज इट इज़ मनोन तस्लीम की जाती है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुलाया जाता। देखिए, ये जो एफपीसीसी है जिसका आप नाम ले रही हैं, जी जी, इसके साथ कोई 150 ट्रेड बॉडीज मुंसलिक हैं, 60 चैम्बर्स मुंसलिक हैं, 24 वुमेन चैम्बर मुंसलिक हैं, तो 12 के करीब स्मॉल चैम्बर्स मुंसलिक हैं। थर्ड मुझे बताएं कि 250 ट्रेड बॉडीज जिसके साथ मुंसलिक हैं, आप उनसे भी पूछना गवारा नहीं करते कि आप ये हम काम करने लगे हैं तो ये क्या मुल्क के लिए बेहतर होगा या नहीं बेहतर होगा। आप यकीन माने, मैं दावा से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, लोग मर रहे हैं, सैलाब आया हुआ, बारिशों में मर रहे हैं और हम अपनी सियासत चमका रहे हैं।
मतलब हम खुदा के लिए पहले पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर लें, उसके बाद जो मर्जी जंग करते रहें, जो मर्जी लड़ते रहें, जो मर्जी सियासत करते रहें, लेकिन आज तक कभी भी हमारी प्रायोरिटी जो है मईशत की नहीं है, मिसाक जमहूरियत की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सा मिसाक जमहूरियत है कि आपने जो बन ही नहीं पा रहा। जो बन नहीं पा रहा और उसके बाद आपने उसके ऊपर अपनी मईशत को एट स्टेक किया हो। तो खुदा के लिए अपनी मईशत को ठीक कर लें। आप यकीन माने कि कोई ऐसा इशू नहीं है इस मईशत को ठीक हो सकता है। अगर ये देखें, अगर ये बिजनेसमैन को बता दें तो ये बिजनेसमैन ही सारा कुछ कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव है, हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं जी, एक्सपोर्ट बढ़ा दें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें, जो कि अभी तक अगले 10 सालों में भी आपकी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी, आपका ट्रेड डेफिसिट पूरा कर ले। आप उस तरफ क्यों नहीं सोचते कि जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाए। अगर आपकी इंपोर्ट 78-80 बिलियन को टच कर रही है तो खुदा के लिए उसको नीचे लेके आए। उसको नीचे लेके आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। किसकी बढ़नी चाहिए? आपकी आईटी खाली पड़ी है, आपका सर्विसेज सेक्टर खाली पड़ा, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर खाली पड़ा, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आप देखें तो सिर्फ पीनट मनी जहाँ से आपको पैसा आना चाहिए वो जीरो पे खड़ा, वो जीरो पे। हाँ जी। मतलब आपके हमसाया मुल्क के अंदर 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की आईटी की एक्सपोर्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम 2-2.5 बिलियन 3.5 बिलियन में बैठे हुए हैं और बड़े खुश हैं कि हम आईटी का काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो सिर्फ 1-2 सेगमेंट के अंदर आपने जाके सब्सिडी दे देनी है, उनको गैस भी सस्ती दे देनी है, बिजली भी सस्ती दे देनी है, और फिर आप कहें मतलब अब तो सर वो भी नहीं मिल रही, गैस भी नहीं मिल रही, बिजली भी नहीं मिल रही, दिन ब दिन उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। 75 साल हो गए। हाँ। अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर को ठीक कर लिया होता तो शायद हम आज उस स्टेज में नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम 15 मिलियन बेल कॉटन पैदा करने वाला मुल्क था। आज हम, अगर मैं पिछले साल देखूं तो हम 7-7.5 मिलियन पे थे, और आज के जो हालात हैं इस वक्त, जो कॉटन सैलाब की जद में है, अल्लाह ना करे कि किसान मर जाए। आप यकीन माने कि अगर यही कॉटन हम 15-20 मिलियन बेल पे चले गए होते, आज एग्रीकल्चर आपको किसी डॉलर की जरूरत नहीं थी, हमारी ये वाली फील्ड भी बूस्ट करी होती, आपको IMF की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आगे इन फ्यूचर अगर पाबंदी ना लगाई जाए इंपोर्ट पर और टैक्सेस की जो शरह है वो बढ़ा दी जाए तो फिर भी ठीक हो सकती है? ताजर बरादरी की तरफ से तब भी एहतजाज किया जाएगा? वह खुदा के लिए टैक्स की आप बढ़ाने की बात ना करें, टैक्स बेस बढ़ाने की बात करें। ठीक। टैक्स बेस को बढ़ना चाहिए। ओके। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने 75 साल के अंदर सिर्फ 28-30 लाख लोग पैदा किए हैं टैक्स देने वाले, जिसमें शायद 50% आप भी हैं कि चूंकि आपको सैलरी मिलती है। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स कटेगा। जी जी। इसमें 50-60% उसको निकाल दें तो 50% वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं। हमें अपने निज़ाम को ठीक करना चाहिए। अगर हम अपने निज़ाम को ठीक कर लेते हैं, लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमने वॉलंटरीली इनको कहा था जी हम आपको 5 मिलियन रिटर्न तक और लोगों को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप कोई फिक्स टैक्स का निज़ाम लेके आए छोटे ताजरों के लिए। ठीक है। ये जो निज़ाम लेके भी आए थे, उससे पहले भी हमने कहा था कि ये निज़ाम गलत है, ये इस तरीके से नहीं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसके पहले पैरामीटर्स तय कर ले हमारे साथ। सही। लेकिन हुआ वही कि आपने उसके पैरामीटर्स तय नहीं किए, उसको डिफाइन नहीं किया। जो हम कहते थे अगर वो मान लेते हमारी बातें तो ये इनको 1 साल के लिए डेफर नहीं करना पड़ता और 40-50 लाख लोग आपके दायरे में आ जाते। 1 साल की बात थी। 1 साल आप उनसे अगर एनटीएन नहीं भी लगता तो अगले साल आपको एनटीएन मिल जाता। तो अगर ये 50 लाख लोग आपको टैक्स के दायरे में आ जाते तो उससे अगले साल कितने लोग हो रहे। टैक्स कलेक्शन हमारा तरीकाकार वजह करना जरूरी है। ठीक है। टैक्स देने के लिए लोग तैयार हैं। वो तैयार। एक सिस्टमेटिकली हमें चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। लेकिन सर क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में ये स्टेबल हो पाएंगी सिचुएशन, ये जो गिरावट का शिकार है, और अब जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोबारा से शायद डॉलर बढ़ सकता है और हमारा जो पैसा है उसकी कदर कम हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक?
बढ़ सकता नहीं, बढ़ रहा है। आप तो कहते आप देखें इंटरबैंक में भी दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, ओपन मार्केट में रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक आप जमहूरियत को छोड़ के मईशत की तरफ काम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को जब तक ठीक नहीं होगी, देखिए एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ और आ जाता है, अगले दिन कुछ और आ जाता है। आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए, आप उसके साथ इकोनॉमिक पॉलिसी दें, और वो पॉलिसी ऐसी दें कि जो कि कोई आने वाला प्राइम मिनिस्टर उसको चेंज ना करे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे, आज एक मुल्क का वज़ीर आज़म आता है, वो पॉलिसी देता है, अगला आके वो चेंज कर देता है। नतीजा ये होता है कि लोग फिर वहाँ के वहाँ खड़े होते हैं। आपकी कारोबारी ग्रोथ, आपकी एक्सपोर्ट की, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आप यकीन माने हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं कि जो हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो आज की डेट में बन भी रही हैं। हाँ जी। आज की डेट में बन रही हैं, लेकिन सिर्फ उनको प्रोजेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको दिखाने वाला कोई नहीं है कि जो चीज़ आप चाइना से मंगा रहे हैं उससे अच्छी चीज़ आपके मुल्क में बन रही है। आप यकीन माने बन सकती तो बात की बात है, प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं पीछे छुप के रह जाते हैं और हम लोग दूसरे मुल्कों पर और दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते ही रह जाते हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रीजनल चेयरमैन है FPCCI के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डिस्कशन की आपने। इम्पोर्ट जो है ना वो उसके ऊपर बैन जो लगाया गया था हुकूमत की तरफ से, उसको हटा दिया गया है, लेकिन टैक्सेस जो सेल टैक्सेस है उनमें 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। और लेकिन जनाब मईशत को अगर हमने संभालना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर काम करने की भी अशद ज़रूरत है अगर हम अपनी मुल्क की तरक्की के ख्वाह हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं। और आजकल लाहौरियों बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो है महंगाई का, क्योंकि महंगाई का जिन ऐसा बेकाबू हुआ है कि उसने सारी आवाम की चीखें निकलवा दी। और मौजूदा हुकूमत ने खान सरकार का तख्ता भी इसीलिए उल्टा था कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनके आते ही महंगाई पहले की निस्बत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और एक जानिब डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो दूसरी जानिब महंगाई की शरह पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का ऐसा तूफान बर्पा किया है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और हर हफ्ते महंगाई का रिकॉर्ड कायम हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात की जाए तो उसके दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह में 3.35% का मजीद इजाफा हुआ है, जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की मजमूई शरह 42.31% तक पहुंच चुकी है। और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस पर अवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने मिडिल क्लास की जिंदगी मुश्किल और गरीब को कुचल कर रख दिया। हुकूमत क्यों गरीब की जिंदगी खत्म करने पर तुली हुई है? महंगाई का जिन कंट्रोल करने में हुकूमत क्यों बुरी तरह नाकाम हो चुकी है? और कौन कौन सी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है अब्दुल कादिर हैं। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सबसे पहले जो आपने जो अदादो शुमार जो है वो नाजरीन को बताएं, मैं इन्हें बताता चलूँ कि ये अदादो शुमार जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं, क्योंकि 42.31% सालाना जो शरह है, इसका मतलब ये तकरीबन 43% बन जाती है। 43% का मतलब ये है कि अगर एक शहरी के पास 100 रुपये है तो इस वक्त उसको 43 रुपये माइनस करके चीज़ें मिलेंगी और सिर्फ 57 रुपए की अशिया मिलेंगी, बाकी 43 रुपए की वो अशिया हासिल नहीं कर सकेगा। और ये शरह रुक नहीं रही। एक होता है ना कि एक बुलंद तरीन सतह पे एक शरह आ गई और उसके बाद जो है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें जो हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं या चीज़ों के दाम जो हैं वो मुस्तहकम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। ऐसा नहीं है।
और ये वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक है। ये कोई हमारी रिपोर्ट या मार्केट सर्वे नहीं है। मार्केट सर्वे जो है वो इससे भी खौफनाक है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें जो हैं वो कभी भी सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक नहीं होती हैं। जो रेट्स जो वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए जाते हैं या इदारों की जानिब से लिए जाते हैं, वो वफाकी जो अदारा शुमारियात है वो हर हफ्ते एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसके अंदर पूरे गुज़िश्ता हफ्ते की जो है वो अदादो शुमार बताए होते हैं कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ, 25 मजमूई तौर पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है। अच्छा। और तकरीबन जो है वो इन 25 अशिया की कीमतों में 3.35% का इजाफा हुआ है। यानी कि अगर एक चीज़ 100 रुपए की थी वो तकरीबन अब जो है 103 रुपए 35 पैसे की हो गई। लेकिन मार्केट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जब सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी की कीमत या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसकी कीमतें जो हैं उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं होता। हमारे शहर के पेट्रोल पंप्स जो हैं उनके ऊपर सरकारी रेट्स तो दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कैरिज और फ्रेट नहीं होता। वो एक पूरे पाकिस्तान का एक रेट है, लेकिन हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो है कैरिज और फ्रेट के बाद जो कीमत दी जाती है वो 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक का फ़र्क होता है। ठीक है, अब्दुल कादिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमें नए गेस्ट ने ज्वाइन कर लिए, मुजम्मिल असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं और साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना भी हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मुजम्मिल साहब, क्या सूरत हाल आप भी देख रहे हैं और आपकी एक्सपर्ट राय क्या है? ये जो हमारी मैशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है और महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये कि आपकी मईशत जो है ना, मईशत का गिरने का मतलब मईशत की सेहत खराब है। और अगर इंसान की सेहत खराब होती है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं ठीक करने के। या तो इंसान उसका इलाज कराए या एहतियात करे। तो दो चीजों में से अगर कोई भी चीज ना हो तो जो है ना हालात मजीद खराब होते हैं। तो हमारी जो मईशत है ना उसका इलाज कराए और ना जो है एहतियात हो। और इस वक्त फैसला जो है जिसे कहते हैं फैसला साजी जो लोग कर रहे हैं वो लगता ये कि फैसला कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कभी IMF से डायरेक्शन आ जाती है, कभी इत्तेहादियों की डिमांड आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी माफियाज को सपोर्ट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सेहत बढ़ती जा रही है। अभी पिछले हफ्तावार महंगाई पाकिस्तान की 42% आई है, जो 50 साल का रिकॉर्ड होता है। 70-73 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जब भुट्टो साहब थे उस वक्त का रिकॉर्ड होता है महंगाई का। और की बात यह है कि ये जो हुकूमत है उसकी कारों से जुड़ी नहीं रह गई कि इतनी महंगाई हुई हुई है, उसका हजारा कैसे किया जाए। अगर आप महंगाई की आमदनी में इजाफा करें। अब मसला ये है कि एक तरफ महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की आमदनी जो है वो लगा रहे हैं, तो बंद कर दिया। मतलब सैलाब आएंगे, किसी हुकूमत की नुमाइंदे को उसकी फिक्र नहीं है। वो इस्लामाबाद में बैठ के इमरान खान के जलसों को मॉनिटर कर रहे हैं सब बैठ के कि कहीं हमारी हुकूमत नहीं गिरा दे। ठीक है, एक तो इसकी वजह से जो है महंगाई और होगी, क्योंकि जब ये सैलाब आते हैं तो ये जो सब्जियां फल वगैरह जो देहातों से शहरों में आती हैं उनका रास्ता ब्लॉक होता है, तो मजीद महंगाई होती है। अगर आप इस हफ्तावार महंगाई देखें तो तमाम अशिया जो पाकिस्तान में पैदा होती है, टमाटर, प्याज, मुर्गी, गोश्त, फिर इसके अलावा दालें तो कुछ बाहर से भी आती हैं। 25 अशिया है, जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 25 अशिया महंगी हुई हैं। ये तमाम अशिया देखें, एक तो शिकायत हमारी ये है कि जो अशिया उसमें इतना होश रुपये इजाफा क्यों हो रहा है, लेकिन वो ये कि हुकूमत में कोई ना कंट्रोल है ना उनका कोई इंटरेस्ट है। और हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये जो तमाम जो चीजें महंगी हो रही हैं इसका कहीं ना कहीं किसी को जो है माशी फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी तरीके से दरामदात में पाबंदी तो लगा दी गई थी, ज़र मुबादला नहीं है, ज़र मुबादला नहीं है, उससे मुल्क में मजीद जो है चीज़ों की शॉर्टेजेस हो रही है और कीमतें बढ़ती जा रही है। तो जब वो इम्पोर्ट की पाबंदी लग रही है तो उससे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। अच्छा, यही चीज दुकानदारों को भी हर लेकिन अब तो बैन हटा दिया गया है मुजम्मिल साहब, अब तो बैन हटा दिया गया है, लेकिन टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है।
देखें ना जी, पहले तो बैन हटाया हाँ है, जी। नोटिफिकेशन आएगा, नए टैक्सेस आएंगे, वो आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अगर 100 की कीमत 400 रुपए कर दी है, किसने पे करनी है? आपने करनी है, मैंने करनी है, जी जी। ठीक है ना? तो वो एक अलग महंगाई का दौर शुरू करेगा। और कुछ मिसाल देता हूँ आपको, एक मक्खन है, एक मक्खन अगर पहले जो है बाहर से 100 रुपए का आता था, वो 200 रुपए का हो गया। तो जो पाकिस्तान में मक्खन बनाने वाली कंपनी है, वो कहती है चलो जी, अब जो बाहर से महंगा आ रहा है मैं भी रेट महंगा करता हूँ, उसको कंपटीशन ही नहीं मिलेगा, फिर आवाम को जो है महंगाई की जैसे कहते मार पड़ेगी। तो हालात अच्छे नहीं है अभी। ये 42% पे महंगाई रुकेगी नहीं, कहने का मतलब है कि 8%। लेकिन इसको किस तरह हल किया जा सकता है मुजम्मिल साहब? एक्सपर्ट्स तो ये मशवरा देते हैं या ये उनका एनालिसिस है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक मईशत को हम नहीं संभाल सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान को स्टेबिलिटी कम भी थी, कभी धरने हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये मंजर है, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या चाहिए? तो मुझे बताएं, टमाटर प्याज के लिए समझाने के लिए, मतलब क्या खेत ज्यादा प्याज टमाटर निकालना शुरू कर देंगे? ये पॉलिसी सेट है, पॉलिसी सेट इनका खराब है और इनके फैसला साजी नहीं की और गलत फैसला साजी की है, ये इसके नताइज है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी सी जो है ना, इनके साथ जो है ना, ये नहीं है। अच्छा, मुजम्मिल साहब, मैं मुजम्मिल साहब अब्दुल कादिर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमेशा यही कहा जाता है कि इस मुल्क को जो है, इस वक्त जो मईशत है, इसे एक मिसाके मईशत की ज़रूरत है जिसके ऊपर तमाम सियासी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो एक देरपा माशी पॉलिसी दे सकें। तो इस हवाले से भी कोई लचक किसी जो है वो इस वक्त अपोजिशन की जानिब से नहीं दिखाई दे रही। अपोजिशन में आल दो कि आप मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी ये कब तक जो है वो एक आम पाकिस्तानी जो है वो ये देखेगा कि इस मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तकिल तौर पर एक ट्रैक पे चल रही है। इस वक्त तो कोई ट्रैक ही नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ को जाना है, कौन किस तरफ को जा रहा है। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसके पास हल भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल से लाइन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, दोबारा से राब्ता किया जाएगा मुजम्मिल साहब की तरफ से। लेकिन अब्दुल कादिर, आपको क्या लगता है, ये जो दिन ब दिन जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा है कि एक मुस्तनद पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, तो ये जब से ये हुकूमत आई है, हमारा जो डॉलर है वो भी ऊपर जाता जा रहा है, हमारा पैसा नीचे आता जा रहा है, तो क्या पॉलिसीज़ आपको लगता है कि बनाने की ज़रूरत है मुस्तनद? असल में जो मुनीबा बात यह है कि जब भी हमारी हुकूमत आती है, कभी भी हमारी हुकूमत जो है वो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं आया। हाँ जी। कि वो 5 साल अपने पूरे कर सके और अपनी 5 साल की जो पॉलिसी दी है उस पॉलिसी पे अमल दरामद कर सके। जब भी हुकूमत चेंज होती है या जब भी सेटअप तब्दील होता है तो समझ लें सब कुछ ही तब्दील हो जाता है। तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, सनती तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, मुआशी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, और उसका जो रिज़ल्ट ये आता है कि आम सारिफ जो है, जो आम पाकिस्तानी है, उसे सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजम्मिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं मुजम्मिल साहब से। मुजम्मिल साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, हाँ जी, जवाब दीजिएगा। अब्दुल कादिर ने आपसे सवाल किया था, क्या कहेंगे? देखें अब्दुल कादिर, आपने जो सवाल किया ना मिसाक, हाँ जी, मिसाक का मतलब क्या होता है? मिसाक का मतलब होता है मुआहिदा, ठीक है जी। और मुआहिदा कहाँ होता है? जहाँ पे किसी चीज पे इख्तलाफ हो, ठीक है, या आपने आगे कोई तरीकेकार वजह करना हो, ठीक है ना। तो मिसाके जो पहले इन्होंने एक जमहूरियत बना लिया था, और वो जो है मिसाके जमहूरियत आज तक जो है उस बेचारी के जो हशर हुआ है, तो अब उन्होंने किसी ने जो है इनको एक सियासी स्लोगन दे दिया कि मिसाके मईशत कर लो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या ऐसी चीज है जो मिसाके मईशत में कोई कानून साजी हमारी वजह से रुक रही हो किसी चीज की जो इन्होंने करनी हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हुकूमत ने अभी बजट भी पास कराया है, हुकूमत ने अभी ये टैक्सेस भी लगा लिए। मिसाक तो वहाँ होते हैं जहाँ पे ऑपोजिशन की वजह से कोई चीज आप अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना कर पा रहे हो, ठीक है ना, और उसमें आपको तामुन चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये ईवीएम की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की,
ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स की बात हो रही थी, ठीक, या कोई ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए हो, जैसे कि अगर 18वीं तरमीम में कोई तरमीम लानी हो कोई बहुत बड़ी, तो उसके लिए आप कहें कि जी मिसाक कर लें और जो है अपोजिशन की वजह से जो है वो हो नहीं पा रहा हो, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। ये सिर्फ एक तवज्जो हटाने और अपनी नाअहली को छुपाने का एक वो वसीला है। हमें बताया तो सही, मिसाक में पॉइंट क्या है, क्या चाह रहे हैं हमारी तरफ से? मिसाक में जो पॉइंट दिया जाएगा वो ये जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है या पॉलिसी जब सेटअप तब्दील होता है तो तमाम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस तरह जो जिन पॉलिसीज पे आप चल रहे थे उन पॉलिसीज को आज तनकीद का निशाना बनाकर एक नई पॉलिसीज दी जा रही हैं। कल को आप फिर आ जाएंगे, आप मौजूदा पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना के फिर उनको तब्दील करेंगे। एक जो हमें एक जो मुआशी इस्लाहात चाहिए वो देर पा के लिए चाहिए। जो विजन दिया जाता है किसी गवर्नमेंट की जानिब से भी 10 साल का या 20 साल का या 15 साल का, वो विजन सिर्फ 2 या 3 साल ही चल पाता है। उसके बाद फिर जो है वो पूरी कौम का विजन ही जो है वो बेचारा कहीं और होया होता है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ यही है कि तमाम इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि पहले पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, पहले वाले कह रहे थे उससे पहले पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। इसीलिए आज जो है महंगाई 50 साल तरीके बुलंद तरीन सतह पे, इसमें तमाम जो है वो एलिमेंट्स का हाथ है, तमाम हुकूमतों का हाथ है। ये मैं ये चाह रहा था कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो एक मुस्तकिल मुआशी इस्लाहात पे चल सकेंगे? मुझे एक बात बताया ना कि ऐसी कौन सी पॉलिसी जो है चेंज हुई है जो मिसाक में जरूरत है, मिसाल दे के बात करें ना भाई। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ज़बरदस्ती उन्हें जो है वो एक मसनूई सतह पर रखी गई थी, बिजली की कीमतें जो हैं वो मसनूई सतह पर रखी गई थी ताकि लोगों को जो है वो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाए लेकिन मईशत को जो है एक लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए। अब ये बातें जो हैं ये हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं और इससे पहले वाली हुकूमत के ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अभी मैं आपकी बात मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। अब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, अब इसमें मिसाक की क्या जरूरत है? इसमें इसी के लिए वो ये कह रहे हैं कि एक मुस्तकिल पॉलिसी हो। जिस तरह आप लोगों ने डॉलर की कीमतों में आते ही इजाफा किया गया, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो आते ही जब इजाफा हुआ तो उस वक्त भी यही सुनने को मिला था कि जो साबका हुकूमत है उसकी जानिब से एक मसनूई तौर पर डॉलर को एक जो है वो उसको कैप लगा के रखा गया था ताकि वो बढ़ ना सके, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो ये सारा खलल पैदा हुआ। और इसी तरह अब उसमें भी अब एक मेरी बात सुन लो, उसके लिए हमने एक कानून साजी कर दी और स्टेट बैंक को हमने जो है खुदमुख्तार कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, उसका फायदा आज ये भी ले रहे हैं। नहीं, उसका फायदा तो ये हो रहा है, उसका फायदा तो सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स को हो रहा है इस वक्त। नहीं, मिसाक की इसमें जरूरत क्या है? वो तो रेगुलेटर को कंट्रोल करनी है ना चीजें मेरे दोस्त। चले मुजम्मिल साहब एंड करते हैं डिस्कशन को। हल क्या है ये इसकी तरफ जाते हैं, हल बताइएगा, हल क्या निकलता है इसका? देखिए, हल अगर महंगाई की पूछ रही है तो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाए, हुकूमत अपनी रेगुलेटरी इनसाइट को बढ़ाए। ठीक है। एक चीज होती थी जब मैं वजारत खजाना में था, हम हर हफ्ते जो है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करते थे, जहाँ मुल्क में कीमतें बढ़ती थी हम वहाँ पे उनको जो है जोड़ते थे। ये हुकूमत जब से आई है इन्होंने एक मीटिंग नहीं की उसकी अभी तक। तो तरीकेकार होते हैं हर चीज के, और महंगाई का सिर्फ एक ही इलाज है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। आप जो है ना अपनी जो है ना प्रोडक्शन, आप इस तरह करके जो है पाबंदियां लगाते रहेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। और दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द के लोगों में जो है ना जो इन चीजों की जो पॉलिसी उल्टी सीधी करवाते हैं, ठीक है, अब ये पाबंदी लगा दो, उनसे जरा सा दूर रहें। तो ये हुकूमत में काफी सारे जो लोग हैं ना, ये जो 13 जमातें जमा हुई हुई है, तो जिस तरह के लोग ज्यादा है, हर आदमी ठीक है जी, मुस्तनद पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है और उन पर अमल दरामद करवाने की भी ज़रूरत है। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मुआशियात हैं और साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना भी रहे हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर ने भी हमें ज्वाइन किया था। अब्दुल कादिर, आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये सूरत हाल थी जनाब पूरे लाहौर की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, जो महंगाई की जद में है इस वक्त और किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह आगे
आगे आने वाले दिनों में हम लोग महंगाई पर काबू पा सकते हैं, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने की हमने कोशिश की है और एनालिसिस करने की कोशिश की है कि कितनी हफ्तावार जो महंगाई रिपोर्ट जारी की है उसकी वजह से उसके बना पर कितनी महंगाई बढ़ी है। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक मैं छोटी सी ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि माजी की मारूफ गुलकारा थी नैयरा नूर साहिबा हफ्ते के रोज़ क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा चुकी हैं और दरख्शा सितारा उन्हें कहा जाता था। नूर जहाँ के बाद वो बड़ी मकबूल हुई और उन्हें बड़ी पजीराई भी मिली इंडस्ट्री में। तो उनको जनाब उनका एक मशहूर गाना है, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, मशहूर ज़माना गाना है उनका, वो आप सुनते जाइए और मैं मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तुमको कैसे मनाऊंगी बोलो ना बोल। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए समाजी मसाइल की, तो हमारा मुआशरा अखलाकी गिरावट की इंतहा को छू रहा है। ऐसे ऐसे मसाइल जिन जन्म ले रहे हैं जिनकी वजह से किसी की इज्जत महफूज नहीं रह रही है, और इसमें एक अहम किरदार हमारा फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का भी है। माजी में हम देखते थे कि ड्रामों के जरिए लोगों में शऊर बेदार किया जाता था, मुआशरती और समाजी तरबियत उसको कहा जाता था, अखलाकियात का दर्स दिया जाता था। लेकिन मौजूदा दौर में फिल्म्स और ड्रामाज में हरासमेंट दिखाई जाती है, घरेलू तशद्दुद और ज्यादती को रोमांटिसाइज करके पेश किया जाता है, फोर्स्ड प्रपोजल्स और खवातीन को सरेआम हरासा करने वालों को हीरो बनाया जाता है, और फिर ये भी दिखाया जाता है कि हरासानी का शिकार होने वाली खवातीन हरासा करने वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। ऐसे फिल्मी सीन नौजवान नस्ल में वायलेंस को हवा दे रही है और वो समझते हैं कि शायद हकीकत में ही यही चीजें होगी, जिसका नतीजा खतीजा सिद्दीकी केस में हमें मिलता है कि मुल्जिम शाह हुसैन ने खतीजा पर खंजर के 23 वार किए। और फैसलाबाद में एक और वाकया पेश आया जिसमें हमने देखा कि मेडिकल के स्टूडेंट की जानिब से अपने दोस्त के वालिद और फैसलाबाद के मारूफ बिजनेसमैन दानिश से शादी से इनकार पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनसी ज्यादती की भी कोशिश की, बाल काटे गए, जूते चाटने पर उसको मजबूर किया गया, और इस सारे अमल की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई। तो जनाब ये सारी वीडियोस देखकर, ये सारा मामला पढ़कर तो मैं बड़ी बेबस अपने आप को मैंने फील किया, और अभी भी आपके साथ जब शेयर कर रही हूँ तो बहुत बेबस फील कर रही हूँ कि उन लोगों पर, उन खवातीन का क्या हाल होता होगा कि बाद में वो खुद को किस तरह फेस करेंगी, मुआशरे को किस तरह फेस करेंगी, और वो लोग जो दरिंदा नुमा इंसान हैं जो हमारे मुआशरे में फिर रहे हैं खुलेआम, वो उनको पकड़ा जाता है लेकिन उसके बाद आसानी से वो बाहर निकल आते हैं। हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा कुरैशी, हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब इन चीज़ों से किस तरह हम निकल सकते हैं, अपने मुआशरे का जो जहनियत है उसको किस तरह बदल सकते हैं। अस्मा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्मा ये जो हमारा मुआशरा गिरावट का शिकार होता जा रहा है, मतलब मुझे लगता है कि इतनी बेहिस हो चुके हैं हम लोग, हमारी कौम, कि कुछ भी हम लोग समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ये वीडियोस है जिनके मैं तज़किरा करी थी, आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी, आपने भी इसको स्टडी किया होगा। किस तरफ जा रहे हैं हम, हमारी मेंटालिटी किस तरह हम उसको अप्रोच कर रहे हैं? अभी शुरू में जैसे आपने हवाला दिया था हमारे जो ड्रामाज एंड फिल्म्स हैं जो कि हमें पहले इस्लाही सबक दिया करते थे, लेकिन अब चूँकि ड्रामाज और तमाम प्रोग्राम्स की बहुतात इतनी ज़्यादा है और रेटिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं या बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो ऐसे मौज़ूआत को लेकर आते हैं जिसमें सबसे पहले वो भरपूर तरीके से बुराई को दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रामा है 16 अक़सात का या 20 अक़सात का, तो वो उसमें से 15 से 16 अक़सात में भरपूर तरीके से बुराई को दिखाएंगे, जिसमें कोई बहुत ही अमीर कबीर कोई नौजवान है जिसकी लुक्स बहुत शानदार हैं, जिसको ये गुमान है, जिसको ये प्राउड है अपने बारे में कि मुझ पे तो लड़कियां फरेफ्ता हो जाती हैं बड़ी आसानी से। उसको राह चलते कोई लड़की नज़र आती है, प्रपोजल भेजता है, वो लड़की ऑलरेडी किसी में इन्वॉल्व होती है और फिर वो उस पर जिद बांध लेता है कि जी आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर गर्ल। फिर बाय हुक और बाय क्रुक वो उस लड़की को हासिल करने की कोशिशें करता है।
अफसोस का मकाम यहाँ पर यह है कि आप एक हीरो के थ्रू आप एक रॉन्ग लेसन्स इनकलकेट कर रहे हैं हमारे नौजवान नस्ल के दिमागों में। और जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, मैं बड़े अदब एहतराम से बात करूंगी, जो इस तरह के ड्रामाज लेकर आ रहे हैं और अगर वो इस गुमान के साथ लेकर आ रहे हैं कि हम कोई इस्लाह करेंगे माशरे की, तो इस्लाह नहीं हो रही है, बात जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको साइंटिफिक पॉइंट बताऊंगी। जो चीज़ आप रेपिटेटिवली टीवी पर दिखाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अच्छा। वो रेपिटेटिवली होने वाला एक्शन हमारे दिमाग में वो न्यूरॉन्स कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ओके। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड वो पूरा प्रोसेस जो कि टीवी पर बार बार दिखाया जा रहा है, वो फिल्म की तरह आप ऑटोमेटिकली खुद भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो जिन हीरोज को बहुत एक माचो मैन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, तो ज़ाहिर है हमारे कल्चर में भी इस तरह के कई नौजवान हैं जो कि अपने बारे में एक ग्रैंडियोसिटीज का शिकार हैं कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इस तरह के एक्शंस में बड़ी आसानी से स्लिप इन हो सकते हैं। और देखिए इससे दिमाग की इम्पल्सिविटी को भी आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं कि बस जल्दबाजी में जो है ना आपने फौरी तौर पे किसी को भी अपने किसी पर हावी होना है, अपनी दौलत के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे, और आपने उसको जैसे कहते हैं ना माई वे और दी हाईवे वाली अप्रोच के तहत कि बस मेरी मर्जी चलेगी, उसके मुताबिक आपने बस उस लड़की को हासिल करने की कोशिश करनी है। और फिर जिस तरह के जिनसी हरासा वाले केसेस आजकल देखने सुनने में आ रहे हैं, अफसोस की बात है ये सारा जो है ये वायलेंट डेटिंग के ज़मरे में आते हैं। वायलेंट डेटिंग हमने भी सुनी हुई है, लेकिन ये कि हम लोग जब देखते थे या हमारी नॉलेज में आता था तो उसमें मिलना मिलाना, ठीक है। लेकिन अब जो वायलेंट डेटिंग की एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है और ये मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसमें ये है कि जब आप एक वायलेंट डेटिंग टीवी पर दिखा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, जिसमें फोर्स्ड प्रपोजल की भी आपने एक टर्म यूज की, तो वो जब आप शुरू से लेकर आखिर तक वो चीज़ दिखा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नौजवान जो कि टीवी पर देख रहा है, जो कि उस सेलिब्रिटी का भी फैन है जिसको आपने उस रोल में प्रेजेंट किया है, तो सेलिब्रिटी का जब वो फैन होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर्स को कॉपी करेगा। और फिर इस वजह से एपिसोड्स जो हैं हमारे माशरे में आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें ऑब्वियसली एक तो यही कि गैजेट्स हमारे हाथों में, हमारे नौजवान नस्ल के हाथ में हर वक्त मौजूद हैं और एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल, जस्ट अ क्लिक अवे, ठीक है। तो उसमें कोई रुकावट नहीं रही, अब कोई हेजिटेशन नहीं रही, जैसे कहते हैं ना झिझक का पर्दाफाश हो गया है। गुफ्तगू करने में भी हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो इतने बेबाक और बेझिझक हो गए कि मुंह में जो आता है, जो टॉपिक आता है, जो अल्फाज होते हैं, बगैर इस चीज़ के सामने कोई मोतबर शख्स बैठा हुआ है, हम किसी को गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को बोल देते हैं। तो ये जो बेझिझकपन है, बेलगाम गुफ्तगू, ये यहीं से शुरुआत होती है फिर आगे एक्शंस की। कि जब आपकी बाउंड्रीज गुफ्तगू में ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, फिर आपकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज ख़त्म होती हैं, फिर आप अपनी मनमानी पर उतर आते हैं, फिर जब आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर डेफिनेटली आप उसको किसी न किसी तरीके से मनवाने की कोशिश भी करते हैं। और अगर नौजवान के वालिदैन में एक ये गलत बिहेवियर मौजूद है कि अपने नौजवान की हर बात मानते चले आए हैं बचपन से लेकर अब तक, उसको नो सुनने की आदत ही नहीं डाली। ऑब्वियसली उनका घर पे भी तो वही बिहेवियर होगा ना, जो अगर वो बाहर किसी खातून के साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो घर पे भी अपने घर वालों से भी उनका ये बिहेवियर होगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो घर में हम देखते हैं ना कि ओवरऑल हमारे घर में खवातीन के साथ, हमारी माँ के साथ, हमारी बहन के साथ, इवन हमारे दादा हमारी दादी के साथ क्या एटीट्यूड रखते थे, हमारे ताया हमारी ताई के साथ, हमारे खालू खाला के साथ, इस तरह से जो एटीट्यूड रखते थे, तो वो एटीट्यूड ऑटोमेटिकली हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये नौजवान लड़कों की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, जैसे भी आपने ड्रामास का हवाला दिया तो उसमें एक और बहुत एक कनिंग पॉइंट प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज़ कि जो खातून किसी लड़के से, यानी कोई नौजवान लड़की किसी लड़की से अगर शादी करना चाहती है और वो लड़का कहीं और शादी कर लेता है और वो लड़की ऑलरेडी उसकी कज़न भी थी, तो वो उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिशें बुनना शुरू कर देती है। आप इस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस के ज़मरे में क्यों नहीं लेकर आते हैं कि चले इफ ही और शी इज नॉट फॉर मी, मेरा इसके साथ खुदा ने नहीं लिखा हुआ जोड़, तो लेट्स एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, अपनी भी ग्रेस मेंटेन रखें, उसकी भी ग्रेस मेंटेन रखें। लेकिन आजकल ड्रामाज में अपनी ग्रेस को भी वायलेट करवाया जा रहा है, लड़के लड़कियां करवा रहे हैं रोल के थ्रू। और दूसरी बात है कि जिसके साथ आपकी कोई अटैचमेंट दिखाई गई है तो उसमें भी आप उसकी ग्रेस वायलेट करें, और वही चीज जो है इन रियल हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप देखें आजकल के हालात और माशरे में कि जब आप कहीं पर अपनी मनमानी करना चाहते हैं या अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उसमें जोर ज़बरदस्ती,
ये फैसलाबाद वाला जी, वाकया बिल्कुल। हमारे सामने है। तो आपकी देखें, हर फैमिली के अपने क्राइटेरियाज हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप उनके क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरे नहीं उतारे तो इसमें आपकी कोई कमी कमजोरी नहीं है, आपकी कोई हितक नहीं है। वो उनके सेट पैटर्न्स हैं, वो उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ। ठीक है, हर फैमिली अपने सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने बेटे और बेटी का प्रपोजल बिल्कुल चाहेंगे। ऐसे ही, हाँ जी। तो अगर आप उनके लिए नहीं है, एलिजिबल नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट अ बिग डील, हो सकता है किसी और फैमिली के लिए आप हों। लेकिन ये कि इसमें जिद बांध लेना, जो जिद बांधना है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है ना मसला, जिद ये बांधना जो है, ये एक बहुत ही कनिंग और बैफलिंग बिहेवियर है। और ये आपको ना सिर्फ खुद बजाते खुद वो बंदा किसी ना किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार होता है, बल्कि इवेंचुअली उसकी फैमिली भी ट्रैप में आती है। जाहिर है, जब आप कोई भी इलीगल एक्ट करेंगे, किसी को हरासा करेंगे, अगर फैमिली रिपोर्ट कर देती है, हैरेसमेंट केस के तौर पे वो रिपोर्ट कर देती है, अगर आप हिट करते हैं, पुलिस केस बनता है, अदालतों में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो फैमिली भी तो हिट हो रही है ना, वो फर्द वाहिद तो नहीं हिट हो रहा। सो आपकी जिद एक तरफ, लेकिन आपके लिए जो एक बड़ा डोमेन है, दैट इज द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ योर ओन फैमिली, आप तो उसको भी वायलेट कर रहे हैं। सो जब आप किसी के साथ अपना कोई ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्रेसफुल स्टेप्स की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ हमें ड्रामाज में ही दिखाना ज़रूरी है। वैसे तो हम ज़ाहिर डिफरेंट फोरम्स पे हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन ड्रामाज में आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड आप अच्छे बिहेवियर्स दिखा सकते हैं। हम जो ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं ना कि हम 16-17 एपिसोड्स में पहले दबंग किस्म की बुराई दिखाएंगे, फिर आखिरी 2 अक्सात में हम अंजाम दिखाएंगे, तो वो अंजाम तो कोई नहीं रजिस्टर कर रहा। वो पहले 16 अक्सात का जो बुराई आपने दिखाई है ना, वो रजिस्टर हो चुकी है, एग्जैक्टली वो इनकलकेट हो चुकी है उनके वो अंदर। रजिस्टर हो चुकी है। अब आप उसको नलिफाई नहीं कर सकते। ये ब्रेन की मैं आपको खासियत बता रही हूँ। सो अगर जो भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउसेस इस तरह के ड्रामाज या कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप ग्रेसफुल एटीट्यूड्स दिखाएं, ग्रेसफुल आप बिहेवियर्स दिखाएं। किसी अमीर लड़के के भी, यानी अमीर लड़के के बारे में भी ना इमेज गलत प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो अमीर लड़का होता है ना वो अथरा होता है, वो अपनी मनमानी करता है। सब ऐसे नहीं होते, ठीक है, सब बड़े बहुत अच्छे ग्रेसफुल नौजवान भी हैं, लेकिन ये कि असल में मीडिया में ऐसे कैरेक्टर्स कम प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे मीडिया में बहुत खूबसूरत और शानदार गुड लुकिंग हीरोज एंड हीरोइंस मौजूद हैं, ठीक है। जब आप उनको ऐसे कैरेक्टर्स में लेकर आते हैं ना, तो ऑलरेडी उनकी फैन फॉलोइंग है। एग्जैक्टली, हाँ। तो जो फैन है ना, वो सेलिब्रिटी को उसकी रियल लाइफ में भी कॉपी करता है और उसे उसके कैरेक्टर में भी कॉपी करता हाँ। है। सो आपको इस हवाले से बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि हम एक ऐसे अपने हीरो को जिसकी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, हम उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर में लेकर आ रहे हैं और हम उसकी तरफ से एक नेगेटिव बिहेवियर को 16-17 अक्सात पर मुश्तमिल, जिसमें उसको हर तरह की बुराई में मुलविस दिखाया जा रहा है और नीचे कैप्शन भी दी जा रही है कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है ना, और वो पी भी रहा है, वो पी भी रहा है, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी दिखाई हुई है ना। सो आप हर तरह का जो एक नेगेटिव बिहेवियर है वो एक उस खूबसूरत नौजवान के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं और फिर आगे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सिर्फ वो आखिरी 2 अक्सात में इसका अंजाम रजिस्टर करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी रजिस्टर कर और चुका हम है। ये कोशिश भी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ड्रामास बनाएं, आप फिल्में भी बनाएं, लेकिन अपना थोड़ा सा जॉनरा चेंज कर लें। बिल्कुल, जो आपने एंड पे दिखाना है वो शुरू में दिखाना शुरू कर दे, ताकि जो लेसन है एटलीस्ट वो स्टार्टिंग से हमें पता चले कि इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है। एंड पर जाके वो 2 किस्तें देखेगा, लेकिन पहले वाली एक साथ से जो उसके दिमाग पर छाप जो पड़ी होगी ना, वो नहीं हटा सकती उन 2 किस्तों पे। अच्छा, आगे अस्मा फिर क्या सोल्यूशन क्या है? एक बंदा जो इस चीज से निकल रहा है या विक्टिम है जो बंदा, अगर खवातीन की बात की जाए, वो किस तरह इस चीज़ को ओवरकम कर सकती हैं? बहुत सी ऐसी भी खवातीन देखी है मैंने कि ये साथ साथ उनके चला पूरी ज़िंदगी एक उनकी पर्सनालिटी पे एक छाप रह जाती है और वो उसके साथ ही चलती रह जाती है और वो हमारा मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस चीज़ को। किस तरह ओवरकम किया जा सकता है इसको? देखिए, इसमें ओवरकम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरकम करने में फैमिली की सपोर्ट और हेल्प बहुत चाहिए होती है। बाज़ औक़ात एक फ़र्द वाहिद जैसे कि खातून है, वो ओवरकम करना चाह रही है, लेकिन फैमिली की तरफ से उसे सपोर्ट नहीं मिलती। फैमिली उसे जो है एक जिसे कहते हैं ना कॉर्नर करना शुरू कर देती है। फैमिली उसे कॉर्नर करती है कि नहीं, तुमने अब लोगों के साथ नहीं मिंगल करना, जाना नहीं है। फैमिली चूँकि खुद डर चुकी होती है, वो खुद हैरेसमेंट का शिकार होती है, वो खुद दोबारा से किसी ऐसी एपिसोड का जिसे कहते हैं ना फेस करने का नहीं रखते वो
स्टेमिना नहीं रखते, इसलिए वो खातून को कहते हैं बस अब तुम पीछे रहो, बैक ड्रॉप में चली जाओ। तो लेकिन ये कि खातून का खुद एक तो करेज जोन में आना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है शी शुड हैव टू टेक इट एज अ लाइफ एक्सपीरियंस कि उसने जहाँ पे बाउंड्रीज वायलेट होने की इजाज़त दी थी शुरू में, तो अब वो उस तरह की बाउंड्रीज को वायलेशन की तरफ ना लेकर जाने दे। फिर देखें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी अदर केस, बट चूँकि मैं क्लाइंटेज में हूँ तो मैं उस रेफरेंस में बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों का इनकार करने का अंदाज भी बहुत गलत होता है कि अगर आपने रिश्ता नहीं देना या आपने जो एक फोर्स प्रपोजल है उसको आपने कैसे ग्रेसफुली इनकार करना है, इनकार करने का अंदाज बड़ा गलत होता है, जिसमें जो फैमिली या जो पर्सन प्रपोजल लेकर आते हैं ना वो अपने हित तक भी महसूस करते हैं। हाँ जी। और फिर सारी बात है जब आप रिवेंजफुल एक्ट में आते हैं तो उसमें यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। सो खवातीन जो इस तरह से विक्टिमाइज हो जाती हैं फिर उनको फिर थोड़ा खुद करेज में आने की ज़रूरत होती है, हौसला करें, हिम्मत करें, टेक इट एज अ लाइफ एक्सपीरियंस एंड देन मूव ऑन। खुद को जनाब अप करने की ज़रूरत है और साथ साथ जो फैमिलीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग आगे बढ़ सके, अपनी ज़िंदगी को हसीन बना सके। एक चैप्टर बुरा है इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी किताब ही ज़िंदगी की ख़राब गुजरेगी, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे साथ अस्मा कुरैशी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। अस्मा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से हमने बात। तो अब आपने मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।